हेलो वेलकम नमस्कार सभी साथियों का स्वागत करता हूं सभी को इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों रीट एग्ज़ाम 2022 को आपके जो 24 जुलाई को जो पेपर हुआ था शिफ्ट फर्स्ट का, ठीक है, 24 जुलाई को शिफ्ट फर्स्ट का जो पेपर था उसमें आज हम इस वीडियो के माध्यम से साइकोलॉजी के 30 प्रश्नों का हल बिल्कुल सटीक रूप से करने वाले हैं। साथियों बिल्कुल सटीक रूप से आंसर की तैयार की गई है। देखिए लेवल फर्स्ट का जो 23 जुलाई को पेपर था उसका साइको और हिंदी का पेपर मैंने सोल्व करवा दिया है। 23 जुलाई को ही लेवल 2 का जो पेपर हुआ था उसके साइको और हिंदी के पेपर भी मैंने सोल्व करवा दिए हैं। अब 24 जुलाई को जो ये आपके पेपर हुआ था लेवल 2 का साथियों शिफ्ट फर्स्ट का, उसके साइको के प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को साथियों। तो देखिएगा पेपर कोड है PL2 और शिफ्ट है आपके थर्ड। जो 24 जुलाई को सुबह आपके 10 बजे से पेपर हुआ था वो पेपर है साथियों ये, और सीरीज कोड है आपका ए, ठीक है। तो चलिए इसके मनोविज्ञान वाले पार्ट को हम हल करने वाले हैं साथियों। आपके जो मनोविज्ञान का पार्ट है उसके बहुत ही शानदार प्रश्न यहाँ पर भी आए थे। पहला प्रश्न देखेंगे तो प्रश्न नंबर 1 क्या है, विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है और विकास के प्रारूप पूर्वानुमेय होते हैं। तो साथियों जो विकास के नियम के रूप में असत्य कथन है, जो सत्य नहीं है वो देखना है, मतलब असत्य देखना है। तो कौन सा कथन असत्य है साथियों, आपके जो पहला कथन है ये इसका सही उत्तर है, क्योंकि विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होती है। प्रत्येक अवस्था समान रूप से नहीं होती है साथियों, असमान होती है। जैसे शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था, प्रौढ़ अवस्था सभी समान रूप से नहीं है साथियों। बाकी तीनों जो विकल्प है ये तीनों ही सत्य है, क्योंकि विकास परिपक्वता और सीखने का भी परिणाम होता है। व्यक्तिगत भिन्नता होती है विकास में, और पूर्वानुमेय भी होता है, मतलब इसकी भविष्यवाणी आप कर सकते हो। तो दूसरा तीसरा विकल्प तो सही है, लेकिन पहला विकल्प गलत है, इसलिए पहले प्रश्न में पहला ही विकल्प आपका आंसर होगा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखें तो प्रश्न नंबर 2 है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। रॉबर्ट जे हेविघस्ट, लॉरेंस कोहलबर्ग, एलिजाबेथ हरलॉक और लेव वाइगोत्स्की। तो देखो नैतिक विकास का सिद्धांत नॉर्मल सा प्रश्न था, ज़्यादा कुछ खास था नहीं, लगभग सभी के सही होगा प्रश्न। किसने दिया था साथियों, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया था। तो सेकंड विकल्प सेकंड प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, व्यवसाय चयन में वैयक्तिक भिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जाता है। संज्ञानात्मक योग्यताओं में अंतर, स्वभावगत प्रवृत्तियां, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अंतर और अभिक्षमता में अंतर। तो देखो व्यवसाय चयन की बात की जा रही है साथियों, व्यवसाय चयन की बात की जा रही है। तो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, संज्ञानात्मक योग्यता, स्वभावगत प्रवृत्तियां और अभिक्षमता में अंतर, इनमें से जो बेस्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डिफरेंस इन एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है उसका देखने का तरीका, नज़र, उसका जो दृष्टिकोण है, उसका जो नज़रिया है वो चीज़। तो साथियों ये व्यवसायिक चयन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 3 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। चौथा प्रश्न प्रश्न नंबर 4 है, बाल विकास में वातावरण की भूमिका रिक्त स्थान है के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है। स्वभावगत प्रवृत्तियों के रूप में, व्यक्तित्व की प्रकृति के रूप में, प्राथमिक प्रतिक्रियाओं के तरीकों के रूप में और आदत निर्माण में। देखो प्रश्न ऐसे हैं, एग्जैक्टली आंसर तो है नहीं, लगभग 30 में से 2-3 प्रश्न ऐसे हैं साथियों जिनमें एक तरह से कंफ्यूजन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर होगा, क्योंकि जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो वही बिल्कुल 100% मानी जाएगी। लेकिन फिर भी यहाँ कोशिश करूँगा, मैं आपको बता दूंगा कि भाई इस प्रश्न में ये भी आंसर माना जा सकता है। तो देखो यहाँ पर बात की जा रही है वातावरण की भूमिका की सबसे सही रूप में। तो साथियों स्वभावगत प्रवृत्तियाँ वातावरण की भूमिका के रूप में नहीं आती है, ठीक है। व्यक्तित्व की प्रकृति भी यहाँ पर वातावरण की भूमिका में नहीं आती है। प्राथमिक प्रतिक्रिया के तरीके और आदत निर्माण। तो साथियों कन्फ्यूजन वाला प्रश्न एक तो ये है आपके चौथा वाला। मैं यहाँ चौथे विकल्प पर जाऊँगा आदत निर्माण में, बट इसका यूं नहीं है कि चौथा ही विकल्प 100% सही है। आदत निर्माण में क्या करते हैं साथियों, ये वातावरण में ही निर्मित होती है आदत निर्माण, इसलिए ये सबसे सही रूप में मुझे लगता है ऐसा, और कोई ऐसा नहीं है। आप इस क्वेश्चन के लिए कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट 5वां प्रश्न देखेंगे तो प्रश्न नंबर 5 है, व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसने प्रतिपादित नहीं किया। पॉल
कोस्टोवे, रॉबर्ट मैकक्रे, रेमंड केटल, आल पोर्ट और हेंसाइन जेक। तो भाई एक बात बताऊं, इस प्रश्न का 100% आंसर है आपके हेंसाइन जेक। क्यों है? बिल्कुल 100% राइट आंसर हेंसाइन जेक क्यों आएगा साथियों। आयन जेक ने शीलगुण का सिद्धांत थोड़ी दिया था, केटल ने तो दिया था और आलपोर्ट ने भी दिया था। दोनों के ही सिद्धांत शीलगुण से संबंधित सिद्धांत है। लेकिन साथियों पॉल कोस्टोव व रॉबर्ट मैकक्रे के द्वारा भी शीलगुण का सिद्धांत दिया गया था और इन्होंने 5 प्रकार के शीलगुण बताए थे। कितने प्रकार के शीलगुण बताए थे? 5 प्रकार के शीलगुण इनके द्वारा बताए गए थे। ये 101% सही है साथियों। पहला, दूसरा और चौथा तो शीलगुण का सिद्धांत है, लेकिन हेंसाइन जेक ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है वो शीलगुणों के आधार पर नहीं किया है साथियों, मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर किया है। किसके आधार पर किया है? मनोवैज्ञानिक गुणों के। तो अगर कोई इसमें पहला बताता है तो वो बिल्कुल गलत बता रहा है आपको। तीसरा विकल्प इसमें बिल्कुल सही है प्रश्न नंबर 5 में। जहाँ मेरे कंफ्यूजन है 1-2 प्रश्नों में, वहाँ मैं आपको बोल दूंगा, बाकी 100% सही बताया जाएगा। चलिए 6ठा प्रश्न देखेंगे। कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण निदान के लिए वैध है? MMPI, 16 PF प्रश्नावली, EPPS और TAT। तो भाई देखो, व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए, नैदानिक निदान का मतलब हमें वहाँ पर उनकी कमियों को देखना है। क्या करना है? कमियों को देखना है। तो कमियों को देखने का कार्य इसमें से किसके द्वारा किया जाता है साथियों? देखो, MMPI, 16 PF प्रश्नावली और TAT और EPPS। प्रश्न उलझा हुआ है वास्तव में, और इस प्रश्न का वास्तव में अगर मैं बताऊं तो कंफ्यूजन वाला आंसर है मेरे खुद के। दूसरा प्रश्न है ये 6ठे में से ही, बाकी ज़्यादा प्रश्न रहेंगे नहीं, 2 या 3 मैक्सिमम मान लीजिए। इसमें मैं जाऊंगा MMPI पर साथियों। प्रथम विकल्प इसका हो सकता है बट कन्फर्म नहीं है इस प्रश्न का आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। तो 7वां प्रश्न है, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया? द्विकारक सिद्धांत, तो ये तो स्पीयरमैन ने दिया है, ये आपका आंसर नहीं है। बहुकारक सिद्धांत तो थॉर्नडाइक ने दिया, ये भी आपका आंसर नहीं है। त्रिआयामी सिद्धांत तो गिलफोर्ड ने दिया, ये भी आपका आंसर नहीं है। पदानुक्रमिक सिद्धांत, ये तो पदानुक्रमिक थ्रस्टन व केली ने दिया, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। प्रश्न बोनस में जाएगा 100% साथियों, 100% प्रश्न बोनस में जाएगा, क्योंकि त्रिआयामी सिद्धांत तो गिलफोर्ड का था। यहाँ पर देखिएगा त्रिआयामी और जो स्टर्नबर्ग का जो सिद्धांत है, या तो सी वाला विकल्प सही माना जाएगा या 101% बोनस में जाएगा, या तो सी वाला मान सकता है लास्ट है, क्योंकि स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्र का सिद्धांत दिया था। त्रितंत्र का सिद्धांत स्टर्नबर्ग के द्वारा ही दिया गया था साथियों, और इसको त्रिचापीय सिद्धांत भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि सी इसका आंसर मान ले, बट त्रिआयामी मुख्य रूप से तो यहाँ पर गिलफोर्ड का है, बट फिर भी स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्र का सिद्धांत दिया था, तो उस आधार पे हो सकता है कि बोर्ड मान सकता है। ठीक है, बट वह बोनस में जाने के लायक प्रश्न है, नहीं तो सी वाला 100% सही है। दोनों में से एक चीज़ होनी है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है? जलोटा सामान्य बुद्धि परीक्षण, भाटिया बैटरी, आर्मी अल्फा परीक्षण और ड्रॉयमैन परीक्षण। तो देखो, बुद्धि का निष्पत्ति परफॉर्मेंस टेस्ट की बात की जा रही है साथियों। जो भाटिया बुद्धि परीक्षण है, इसमें 5 प्रकार के निष्पत्ति परीक्षणों को इकट्ठा करके एक परीक्षण का निर्माण किया गया है, जिसके जनक है चंद्रमोहन भाटिया। कौन है? चंद्रमोहन भाटिया इसके जनक है, और यह एक परफॉर्मेंस टेस्ट है, मतलब निष्पत्ति परीक्षण है। अतः विकल्प नंबर 2 कोई डाउट नहीं है, 100% 8वें प्रश्न में दूसरा ही विकल्प सही है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 की ओर। यहाँ भाटिया बैटरी आएगा, कोई डाउट नहीं है। तो 9वां प्रश्न, व्यक्तिगत भिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? सामान्य संभाव्यता, अधिगम समानता, विचलनशीलता और शीलगुणों का अंतर संबंध। तो देखो, व्यक्तिगत भिन्नताओं की प्रकृति की बात की जा रही है, तो साथियों जो अवधारणा सत्य नहीं है, तो विचलनशीलता, सामान्य संभाव्यता और शील गुणों का अंतर संबंध, ये तो व्यक्तिगत भिन्नताओं के अंतर्गत आ जाती है। लेकिन अधिगम में समानता है, तो फिर व्यक्तिगत भिन्नता कैसे होगी? इसीलिए ये दूसरा वाला विकल्प जो है ये सत्य नहीं है, और आपके प्रश्न नंबर 9 में यही आपका आंसर होगा। चलिए 10वां प्रश्न देखेंगे। तो आपकी प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है? पाठ्यक्रम की समृद्धि, उपचारात्मक अध्यापन, श्रेणी उन्नति और विशेष कक्षाएं। तो भाई देखो, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा आपको देनी है, तो आप पाठ्यक्रम समृद्ध कर सकते हो, उनके लिए विशेष कक्षाएं चला सकते हो, श्रेणी उन्नति कर सकते हो, लेकिन उपचारात्मक अध्ययन जो होता है साथियों, ये उपाय प्रासंगिक नहीं है। प्रासंगिक का मतलब जानते हो ना, कि भाई ये श्रेष्ठ नहीं है, तो श्रेष्ठ नहीं है, फिर ये दूसरा विकल्प इसमें सही रहेगा, कोई डाउट नहीं है। 10वें प्रश्न में बिल्कुल 100% उपचारात्मक अध्यापन आएगा आपके।
तो बी वाला विकल्प 10वें में सही है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न देखते हैं। कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है? क्रेटिनिज्म, एडीएचडी, डिसलेक्सिया और ऑटिज्म। तो साथियों अधिगम अक्षमता मतलब सीखने की जो एक अक्षमता का प्रकार यहाँ पर है वो आपको प्रश्न नंबर 11 में देखना है। अब 11वें प्रश्न में अगर हम सही उत्तर देंगे साथियों तो आपके विकल्प नंबर जो 3 है डिसलेक्सिया वाला, ये डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, डिसग्राफिया है, डिस्पेजिया, मतलब ये चीज़ें सीखने की अधिगम अक्षमता के अंतर्गत आती है। एडीएचडी ध्यान केंद्रण वाली स्थिति हो जाती है। तीसरा विकल्प आपके 11वें प्रश्न में सही है, कोई डाउट नहीं है इसमें भी। नेक्स्ट 12वां प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 12, कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है? तनाव, चिंता, कुंठा और द्वंद्व। तो देखो कुसमायोजन, व्यक्ति जब समायोजित नहीं है तो ऐसी स्थिति को कुसमायोजित कहा जाता है। अब इसमें विशेष रूप से निर्णय लेने, तो हम किस में निर्णय लेते हैं? तनाव, चिंता या कुंठा में निर्णय नहीं, बल्कि हमारे सामने जो द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अंतर्द्वंद की, तो साथियों हम निर्णय लेने लगते हैं कि यार ये करूँ या ये करूँ। निर्णय किस में लिया जाता है? द्वंद्व में। जैसे दो चीज़ें, दोनों में से आपको एक ही करनी पड़ेगी, करना दोनों चाहते हो, या दोनों में से एक भी नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी करना पड़ेगा। घर वाले ने बोल दिया कि या तो भाई साइंस मैथ्स ले लो या फिर आप कॉमर्स ले लो। आपने बोला कि यार नहीं मुझे तो आर्ट्स लेना है, तो घर वालों ने बोल दिया नहीं इनमें से लेना पड़ेगा, नहीं तो पढ़ाई छोड़ दे। तो ये द्वंद्व की स्थिति की क्या लूँ फिर, तो कि यार साइंस मैथ्स तो ज़्यादा कठिन लगेगी, कॉमर्स ले लेता हूँ। तो ऐसी स्थिति, निर्णय लेने वाली स्थिति को द्वंद्व कहा जाता है साथियों। चौथा विकल्प आपके 12वें प्रश्न में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13वां प्रश्न, जेपी गिलपोर्ट के अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है? चिंतन में समानुभूति, समस्या के बहुविध उत्तर, चिंतन में लचीलापन और चिंतन में मौलिकता। तो देखो सृजनात्मक बालकों की विशेषता, मौलिकता तो होती है 100% सही है, ये तो लचीलापन भी होता है, बहुविध उत्तर, एक ही समस्या के अलग अलग उत्तर देना ये भी होता है, लचीलापन भी पाया जाता है, तो नवीनता भी होती है, लेकिन समानुभूति नहीं होती है। समानुभूति, सबके जैसे अनुभूति नहीं होती है। ये प्रथम विकल्प आपका आंसर रहेगा 13वें में। 100% प्रथम विकल्प है साथियों, कोई डाउट नहीं है इस पर भी। 14वां प्रश्न देख लेते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 14 है, ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है क्लाइनफेल्टर संलक्षण, सिकल सेल रोग, टर्नर संलक्षण और डाउन संलक्षण। साथियों पिछली बार भी आया था, ट्राइसोमी 21 को डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? डाउन सिंड्रोम, जिसको हिंदी में कहते हैं डाउन संलक्षण। तो बिल्कुल चौथा विकल्प सही है, कोई डाउट नहीं है प्रश्न नंबर 14 में भी। वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हो यार, लाइक शेयर जरूर करिएगा अगर आपको क्वालिटी वाली चीज़ें मिलती है तो। चलिए 15वां प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, साहचर्य का नियम और प्रभाव का नियम। तो भाई थॉर्नडाइक ने सीखने के जो नियम दिए थे उसमें तत्परता का, तैयारी का और अभ्यास का, तत्परता या तैयारी का, अभ्यास का या श्रम का और प्रभाव या परिणाम का, तो बिल्कुल ये तो बताया, लेकिन साहचर्य का नियम नहीं बताया है। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है। चलिए 16वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 16 क्या है? निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? स्वास्थ्य, उम्र एवं जेंडर, परिपक्वता का स्तर, अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था और विषय वस्तु की अर्थपूर्णता। तो मनोवैज्ञानिक कारक की बात कर रहे हैं ना ये, तो जेंडर तो मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है, विषय की अर्थपूर्णता, परिपक्वता का स्तर ये भी मनोवैज्ञानिक नहीं है। सी या डी? बिल्कुल सी वाला सही है, कोई डाउट नहीं है। अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था हमारी मनोवैज्ञानिक कारक के अंतर्गत आती है साथियों। 16वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। तो 17वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वोल्फगैंग कोहलर, जेरोम ब्रूनर, मार्टिन सेलिगमैन और एरिक एरिक्सन। तो देखो एरिक्सन ने तो मनोसामाजिक विकास का दिया था, सेलिगमैन ने भी नहीं, मेयर ने भी नहीं, मतलब सेलिगमैन और ब्रूनर ने भी नहीं। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था साथियों? कोहलर के द्वारा, जो गेस्टाल्टवादी थे, कोपका है, वर्दीमर है, कोहलर है, इन्होंने दिया था। तो प्रथम विकल्प आपके 17वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, वोल्फगैंग कोहलर। चलिए 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। कमेंट करके जाना 30 में से कितने प्रश्न आपके सही बैठ रहे हैं, ठीक है? एग्जाम के प्रश्न हैं तो जरूर कमेंट करना इस चीज़ के लिए। तो और किसी प्रश्न पर आपको लगता है कि मैंने कुछ चेंज बताया है 1-2 प्रश्न में, तो 2-3 प्रश्नों में लगेगा, ज़्यादा में नहीं लगेगा। तो अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है? तार्किक क्रम का अनुसरण, संप्रत्यय तथा नियमों का ज्ञान, निष्पादन का सत्यापन और क्रियाविधि का प्रदर्शन। देखो भाई समस्या समाधान का अंतिम चरण पूछा है तो तार्किक क्रम का अनुसरण तो पहले ही कर लिया जाता है, क्रियाविधि का प्रदर्शन भी सबसे अंत में नहीं करते हैं,
निष्पादन का सत्यापन, ये सही है बिल्कुल। तीसरा विकल्प सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है साथियों, 100% तीसरा आएगा। निष्पादन का सत्यापन, वेरिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस, कि हमने जो किया है वो वास्तव में सही है या गलत है, इसकी अंतिम चरण रहेगा। तो तीसरा विकल्प 18वें में सही रहेगा। नेक्स्ट 19वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मेस्लो के द्वारा, फ्रायड के द्वारा, रोजर्स के द्वारा और पियाजे के द्वारा। तो देखो, समायोजन करने के लिए युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियां, तो रक्षात्मक युक्तियां वही दमन है, शमन है, ये किसके सिद्धांत पर आधारित है? मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत पर आधारित है और इसके जनक है सिगमंड फ्रायड। पढ़ाया था मैंने, याद हो तो पढ़ाया था मैंने इस चीज़ को, ठीक है, पढ़ाया था ना अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले ही, 5-7 दिन पहले आपको ये चीज़ें पढ़ाई थी साथियों, अगर आपको याद है तो। सिगमंड फ्रायड दूसरा विकल्प आपके 19वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। 20वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण है? उपलब्धि की आवश्यकता, आकांक्षा स्तर, चिंता और पुरस्कार। तो देखो, बाह्य अभिप्रेरणा की बात करें तो चिंता, उपलब्धि की आवश्यकता, आकांक्षा स्तर, ये बाह्य नहीं है। बाह्य तो क्या है? पुरस्कार है। पुरस्कार दूसरा देता है, दूसरा देता मतलब बाह्य है। बिल्कुल चौथा विकल्प 100% आपके प्रश्न नंबर 20 में सही है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 की ओर। तो 21वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? बोध स्तर, स्मृति स्तर, प्रदर्शन स्तर, चिंतन स्तर। तो भैया शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3। कौन कौन से? सुन लीजिएगा। एक तो बोध स्तर होता है आपका, एक आपके स्मृति स्तर होता है और एक आपके चिंतन स्तर होता है, लेकिन प्रदर्शन स्तर नहीं होता है। तो दूसरा विकल्प आपका आंसर रहेगा इसमें, क्योंकि ये शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है, प्रदर्शन स्तर। दूसरा विकल्प सही है 100%, कोई डाउट नहीं है 21 में। नेक्स्ट 22 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो 22वां प्रश्न देखेंगे। DW एलन जिसको कहते हैं, द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई? सूक्ष्म शिक्षण, मस्तिष्क विप्लव, दल शिक्षण और अंतःक्रिया शिक्षण। तो देखो, DW एलन ने, कीथ एचिसन ने साथियों, इनमें से कौन सी विधि दी थी? तो इन्होंने दी थी माइक्रो टीचिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण, जिसमें अध्यापक से संबंधित जो कौशल होते हैं, अध्यापन कौशल होते हैं, उनके बारे में सिखाया जाता है साथियों। तो विकल्प 1 आपके 22 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 23 की ओर बढ़ेंगे। 23वां प्रश्न, अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? अधिगम, पुरस्कार तथा संतुष्टि, आवश्यकता, अंतर्नोद तथा प्रोत्साहन, अभिप्रेरण, लक्ष्य तथा प्रतिपुष्टि, उपलब्धि, अनुमोदन और संबंधन। पढ़ा रखा है अच्छी तरह से साथियों। अभिप्रेरणा चक्र के 3 पहलू होते हैं। सबसे पहले होता है आवश्यकता, फिर आता है अंतर्नोद जिसको प्रेरक भी कहते हैं, और तीसरा आता है प्रोत्साहन जिसको लक्ष्य भी कहा जाता है साथियों। प्रोत्साहन को लक्ष्य भी कहा जाता है। तो ये अभिप्रेरणा चक्र के 3 घटक है, आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन। दूसरा वाला विकल्प आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 24 है, क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य रिक्त स्थान है, क्रिया विधि है, नैदानिक है, विवरणात्मक है और रूपांतकारी है। तो देखो, यहाँ पर विवरणात्मक तो नहीं रहेगा, डिस्क्रिप्टिव तो नहीं रहेगा, तीसरा विकल्प तो गलत है। डायग्नोस्टिक या ट्रांसफॉर्मेटिव या एक्टिविटी। तो क्रियात्मक अनुसंधान के जनक है स्टीफन एम कोरे, और इसमें किया जाता है समस्या का समाधान, विद्यालय की समस्या का समाधान किया जाता है क्रियात्मक अनुसंधान में। तो इस प्रश्न का आंसर क्रिया विधि भी नहीं रहेगा साथियों, क्रिया विधि भी नहीं रहेगा, ये क्रिया विधि इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। नैदानिक या रूपांतरकारी, तो मैं जाऊंगा इसमें ट्रांसफॉर्मेटिव या डायग्नोस्टिक। नैदानिक में छात्र की कमियों को देखा जाता है, छात्र की कमियों को, और उपचार में दूर करने का कार्य, और रूपांतरकारी में, ट्रांसफॉर्मेटिव में तो शायद दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है मेरे भी 24 में। मैं चौथे विकल्प पे जाऊंगा। रूपांतरकारी का मतलब होता है बदलाव करना, बदलाव मतलब समस्या को दूर करना, तो चौथे विकल्प पे जाऊंगा। आपको दूसरा लगता है तो कमेंट कर सकते हो, बट प्रश्न ऐसा ही था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 को देखेंगे। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? विश्वसनीयता, वैधता, मूल्यांकन और वस्तुनिष्ठता। तो देखो, उपलब्धि परीक्षण निर्माण के लिए हमें विश्वसनीयता भी जरूरी है, वैधता भी जरूरी है, वस्तुनिष्ठता भी जरूरी है, मूल्यांकन आएगा साथियों इसमें। तो दूसरा विकल्प सही है, बिल्कुल भी डाउट नहीं है। मैं जिन पे बोल रहा हूँ ना कि 100% वही है, तो वही रहेगा, ये भी याद रखना साथियों। 1-2 जो डाउट वाले हैं उनको बारे में मैंने आपको बता भी रहा हूँ उनमें, ठीक है। नेक्स्ट 26 की ओर बढ़ेंगे। तो 26वां प्रश्न है,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया? 2001, 2004, 2005, 2008। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005। सभी को रटा रटाए चीज़ें है तो 2005 सही हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसमें बी वाला विकल्प सही है साथियों। 26 में 27 की ओर बढ़ते हैं। आपके 27वां प्रश्न, आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? भाई प्रश्न को उलझा के ज़्यादा डाल रखा है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं उसकी बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पर सतत रूप से भी आकलन करते हैं। उपलब्धि, नैदानिक और उपचार, तो बड़ा ही कन्फ्यूजन हो जाता है। देखो यहाँ पर सतत होना चाहिए, सतत उपचारात्मक शिक्षण, नैदानिक परीक्षण दोनों तो आएगा साथियों, क्योंकि निदान और उपचार दोनों किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण सत्र के अंत में तो योगात्मक होता है। उपलब्धि परीक्षण में ये जांच की जाती है कि बालकों ने कितना सीखा है, तो कितना सीखा है, और सतत मतलब सतत आकलन, लगातार चलने वाला आकलन। तो इन दोनों में भी कन्फ्यूजन है भाई, उपलब्धि या सतत किस पे जाऊं, उपलब्धि या सतत किस पे जाऊं? तो 27 में देखो, आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में CCE चलती है, बिल्कुल चलती है। जो शिक्षण के दौरान भी चलता है तो उपलब्धि इसका सही उत्तर होगा साथियों। 27 में मैं प्रथम विकल्प पे जाऊंगा। आप दूसरे पे गए होंगे, लगभग मुझे लगता है दूसरे पे गए होंगे, लेकिन मैं जाऊंगा उपलब्धि पे। 28 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 28, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? स्कीमा, आत्मसातकरण, अधिग्रहण और व्यवस्थापन। तो भाई स्कीमा बताया इन्होंने, एसिमिलेशन भी बताया था, आत्मसातकरण, एकोमोडेशन भी बताया था, लेकिन अधिग्रहण नहीं बताया। तो आपके जो 28 प्रश्न है इसमें दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है साथियों। सेकंड विकल्प ही इसमें सही है। नेक्स्ट 29 की ओर बढ़ेंगे तो आपके 29वां प्रश्न, जिन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है साथियों? देखो विकल्पों को, कार्योटाइप कहा जाता है, RNA कहा जाता है, एलील कहा जाता है या ऑटोसोम। प्रश्न सही ढंग से मिला नहीं है, बट इसका आंसर एलील सही माना जाएगा साथियों 29 में। अब अंतिम और 30वां प्रश्न देखेंगे, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? फेलिक स्टेज बताई है, एनल स्टेज बताई है, लेटेंसी स्टेज बताई है, ये नहीं बताया, इडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था, ऐसी कोई स्टेज इन्होंने नहीं बताई है। तो 30वें प्रश्न में कोई डाउट नहीं है, सी वाला विकल्प सही है। 2-3 प्रश्नों में जो कन्फ्यूजन था उनके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, क्योंकि बाकी मैंने मेरा मत दिया है, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी आप देख सकते हो, बट मैंने मेरा मत दिया है साथियों। तो मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए। लाइक शेयर जरूर करना यार, लाइक शेयर नहीं करते हो ना, गलत बात है। 1 अगस्त से इंपॉर्टेंट सूचना देना चाहूँगा, 1 अगस्त से आपके जो रीट मेंस का एग्ज़ाम है आपके जनवरी 2023 में रीट मेंस का जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी 1 अगस्त से इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क करवाई जाएगी साथियों। तो ये जानकारी आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लो, याद रख लो, 1 अगस्त से। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में।